प्रिय छात्रों, आशा है आप लोग सब पढ़ाई कर रहे होंगे और दीक्षा ऐप जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने डाउनलोड करने के लिए कहा है तो आप लोगों ने कर लिया होगा। अब कल हम और आप चर्चा कर रहे थे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को गद्य में आपने पढ़ा। आज आपको पद्य में या काव्य में जो दूसरा पाठ है आपका विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, तो मैं अनिल कुमार पुरवार GRV से आज आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त, जो कि हमारे बुंदेलखंड के ही हैं, झांसी ज़िला लगता है और वहाँ से नज़दीक में थोड़ी दूरी पर एक गांव है चिरगांव, वहाँ के वो मूल निवासी थे और उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत काम किया। वो आशु कवि भी थे, अजान बाहु भी थे और वो चिरगांव को हमेशा के लिए चिरकाल तक याद करने के लिए अपने कर्मों के माध्यम से छोड़ गए हैं कि हमेशा चिरगांव जब भी याद किया जाएगा तो उसमें मैथिली शरण गुप्त जी का नाम सबसे ऊंचे लिया जाएगा। जैसे ही चिरगांव नाम मस्तिष्क में आए, उसके पहले मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया था, महात्मा गांधी के अति प्रिय थे। ऐसे ओजस्वी, तेजस्वी और एक मनस्वी कवि को हम आज सुनेंगे और उनके जीवन चरित्र की झांकी को देखेंगे पाठ के माध्यम से। तो मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला झांसी में 3 अगस्त सन 1886 में हुआ था। काव्य रचना की ओर बालावस्था से ही इनका झुकाव था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया था। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया। संसद माने दिल्ली में इनको सम्मानजनक कहना चाहिए, सांसद की उपाधि दी गई। और भारती का यह साधक 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गोलोकवासी हो गया, अर्थात इनका निधन हो जाता है, स्वर्गवासी हो जाते हैं। गुप्त जी की रचना संपदा विशाल है। इनकी विशेष ख्याति रामचरित पर आधारित महाकाव्य साकेत के कारण है। जयद्रथ वध, भारत भारती, अनघ, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज आदि गुप्त जी की अन्य प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। यशोधरा एक चंपू काव्य है जिसमें गुप्त जी ने महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया है। गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह भारत भारती है, जिसमें भारत की
कुदशा अर्थात बुरी दशा का बयान हुआ है। माइकेल मधुसूदन की वीरांगना विरहिणी ब्रंजांगना और मेघनाद वध और नवीन चंद्र के पलाशीर युद्ध का इन्होंने अच्छे पद्य में अनुवाद किए हैं। देश के कालानुसार बदलती भावनाओं तथा विचारों को भी अपनी रचना में स्थान देने की इनमें क्षमता है। छायावाद के आगमन के साथ गुप्त जी की कविता में भी लाक्षणिक वैचित्र और मनोभावों की सूक्ष्मता की मार्मिकता आई है। गुप्त जी का झुकाव भी गीत काव्य की ओर हुआ। प्रबंध के भीतर ही गीत काव्य का समावेश करके गुप्त जी ने भाव सौंदर्य के मार्मिक स्थलों से परिपूर्ण यशोधरा और साकेत जैसे उत्कृष्ट काव्य कृतियों का सृजन किया। गुप्त जी के काव्य की यह प्रधान विशेषता है कि गीत काव्य के तत्वों को अपनाने के कारण उसमें सरसता आई है, पर प्रबंध की धारा की भी उपेक्षा नहीं हुई। गुप्त जी के कवित्व के विकास के साथ इनकी भाषा का बहुत परिमार्जन हुआ। उसमें धीरे धीरे लाक्षणिकता, संगीत और लय के तत्वों का प्राधान्य हो गया। राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविता का प्रमुख स्वर है। भारत भारती में प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इस रचना में व्यक्त स्वदेश प्रेम ही इनकी परवर्ती रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और नवीन राष्ट्रीय भावनाओं में परिणत हो गया। इनकी कविता में आज की समस्याओं और विचारों के स्पष्ट दर्शन होते हैं। गांधीवाद तथा कहीं कहीं आर्य समाज का प्रभाव भी उन पर पड़ा है। अपने कर्तव्यों की कथावस्तु गुप्त जी ने आज के जीवन से न लेकर प्राचीन इतिहास अथवा पुराणों से ली है। अतीत की गौरव गाथाओं को वर्तमान जीवन के लिए मानवतावादी एवं नैतिक प्रेरणा देने के उद्देश्य से ही अपनाते हैं। गुप्त जी की चरित्र कल्पना में कहीं भी अलौकिकता के लिए स्थान नहीं है। इनके सारे चरित्र मानव हैं, उनमें देव और दानव नहीं हैं। उनके राम, कृष्ण, गौतम आदि सभी प्राचीन और चिरकाल से हमारी श्रद्धा प्राप्त किए हुए हैं, पात्र हैं। इसलिए मैं जीवन और प्रेरणा स्फूर्ति प्रदान करते हुए साकेत के राम ईश्वर होते हुए भी तुलसी की भांति आराध्य नहीं, हमारे ही बीच के एक व्यक्ति हैं। नारी के प्रति गुप्त जी का हृदय सहानुभूति और करुणा से आप्लावित है। यशोधरा, उर्मिला, कैकेयी, विद्रता, रानकदे आदि नारियां गुप्त जी की महत्वपूर्ण सृष्टि हैं। साकेत में उर्मिला तथा यशोधरा में गौतम पत्नी यशोधरा को भारतीय नारी जीवन के आदर्श की प्रतिमाएं बताते हुए इनकी त्याग भावना एवं करुणा को बड़े ही सरल एवं सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इनकी निम्न दो पंक्तियां हिंदी काव्य की अमर निधि हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। थोड़ा सा इसका भावार्थ भी समझ लें। अबला, अबला किसे कहते हैं? अबला माने देखो स्त्री के 3 आश्रय स्थल होते हैं। पहला, जब वो बाल रूप में होती है, माता पिता के पास होती है तो आश्रय स्थल पिता होते हैं। जब दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर जाती है, विवाह हो जाता है, तो पति उसका आश्रय स्थल बनता है। जब वृद्ध हो जाती है, पिता भी विदा हो जाते हैं इस दुनिया से, और पति भी जब विदा हो जाते हैं तो तीसरा आश्रय स्थल होता है स्त्री का, उसका पुत्र। तो उसीलिए संदर्भ में कहा है कि जब ना पिता रहे, ना पति रहे और ना ही पुत्र हो, तब क्या हो, ऐसी स्त्री को अबला का दर्जा दिया गया जिसका कोई सहारा ना हो। तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, हे नारी तुम अबला हो, तुम्हारी बस यही कहानी है। आंचल में है दूध, अर्थात भावनाओं की तरंगों का द्रव्य
आपके सीने में समाया हुआ है और आँखों में है पानी, अर्थात करुणा की अवतार हैं आप। दया और करुणा ये सारी भावनाएं आपके हृदय स्थल में सदैव निवास करते हैं। ऐसी वंदनीय और दयामयी माता के लिए यह शब्द उन्होंने कहा, ये लाइनें लिखी हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। गुप्त जी की भाव व्यंजना में सर्वत्र ही जीवन की गंभीर अनुभूति के दर्शन होते हैं। इन्होंने कल्पना का आश्रय तो लिया है, पर इनके भाव कहीं भी मानव की स्वाभाविकता का अतिक्रमण नहीं करते। इनके काव्य में सीधी और सरल भाषा में इतनी सुंदर भाव व्यंजना हो जाने का एकमात्र कारण जीवन की गंभीर अनुभूति ही है। गुप्त जी खड़ी बोली को हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने वाले और समर्थ कवि के रूप में विशेष महत्व रखते हैं। सरल, शुद्ध, परिष्कृत खड़ी बोली में कविता करके इन्होंने ब्रज भाषा के स्थान पर उसे समर्थ काव्य भाषा सिद्ध कर दिखाया। स्थान स्थान पर लोकोक्तियाँ और मुहावरों के प्रयोग से इनकी काव्य भाषा और भी जीवंत हो उठी है। प्राचीन एवं नवीन सभी प्रकार के अलंकारों का गुप्त जी के काव्य में भाव सौंदर्य स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। सभी प्रकार के प्रचलित छंदों में इन्होंने काव्य रचना की। गुप्त जी युगीन चेतना और इसके विकसित होते हुए रूप के प्रति सजग थे। इसकी स्पष्ट झलक इनके काव्य में मिलती है। राष्ट्र की आत्मा को वाणी देने के कारण ये राष्ट्र कवि कहलाए हैं और आधुनिक हिंदी काव्य की धारा के साथ विकास पथ पर चलते हुए युग प्रतिनिधि कवि स्वीकार भी किए गए हैं। इन्होंने राष्ट्र को जगाया और उनकी चेतना को वाणी दी। हिंदी काव्य को श्रृंगार रस की दलदल से निकालकर, ज़्यादातर पहले कवि श्रृंगार रस पे ही कविताएं किया करते थे। उसमें या तो प्रेमी प्रेमिका के मिलने का चित्रण होता था या बिछुड़ने का चित्रण होता था, मगर इन्होंने वहाँ से निकाल करके इसमें राष्ट्रीय भावनाओं की पुनीत गंगा बहाने का श्रेय हमारे मैथिली शरण गुप्त को ही जाता है। ये सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि थे। ऐसे हमारे राष्ट्र कवि को सादर प्रणाम और इनकी जीवनी का ये पार्ट यहाँ पर पूरा हुआ। आगे फिर आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।